Question 31. A meter stick pivoted about horizontal axis about its center has a body of mass 2 kg attached to one end and a body of mass 1 kg attached to the other end. The system is released from rest with the stick horizontal. The velocity of the either mass as the stick swings through vertical position. तो बच्चों डायग्राम कुछ ऐसी है कि हमारी जो स्टिक है वो पहले हॉरिजॉन्टली है, एक तरफ 1 किलो मास लगा है, एक तरफ 2 किलो मास लगा है और हमने यहाँ से स्टिक को रिलीज़ कर दिया। ठीक है, अब ये स्टिक जैसे ही आप यहाँ से रिलीज़ करोगे तो 2 किलो वाला मास नीचे आएगा और 1 किलो वाला मास ऊपर जाएगा, तो ये स्टिक कुछ इस तरह से रोटेट करेगी। ठीक है, तो जब ये स्टिक रोटेट करके हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल हो जाती है, यानी 1 kg जब टॉप पे होगा, 2 kg जब नीचे होगा, तब हमें बताना है कि दोनों मासिस की स्पीड कितनी होगी। तो हमें तो पता है कि दोनों मासिस की जो स्पीड पहुंचेगी वो सेम ही पहुंचेगी। उस समय जो स्पीड होगी दोनों मासिस की, लेट से वो v है, राइट। तो 1 वाले की जो स्पीड है वो 1 kg की v इस तरफ और 2 kg की v इस तरफ, राइट। तो v हमें निकालना है। तो हम टोटल एनर्जी कंजर्वेशन का यूज़ करते हैं। पहले वाली सिचुएशन में टोटल एनर्जी लिखेंगे और दूसरे वाली सिचुएशन में टोटल एनर्जी लिख के इक्वेट करते हैं। पहले वाली सिचुएशन में टोटल एनर्जी पोटेंशियल 1 kg की 0, 2 kg की 0 और दोनों की काइनेटिक भी 0 0। 1 की इनिशियल वेलोसिटी 0, 2 की भी वेलोसिटी 0 रिलीज़ करा है, तो दोनों की काइनेटिक भी 0, दोनों की ऐड करके काइनेटिक 0, राइट। फाइनल केस में हमारी जो टोटल एनर्जी आएगी उसमें हमें पोटेंशियल को और काइनेटिक को कंसीडर करना पड़ेगा। तो 1 kg वाला मास रेफरेंस लेवल से ऊपर चला गया तो उसका प्लस mgh, 2 kg वाला मास नीचे चला गया है तो उसका माइनस mgh, और काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² प्लस हाफ mv² दोनों की जोड़ दी। तो इसको इक्वेट करके यहाँ से v की वैल्यू आती है 2gl/3। ठीक है, और l की वैल्यू हमारे डायग्राम में, l हमने सेंटर से एक एंड तक का डिस्टेंस लिया है तो वो 50 सेंटीमीटर्स है। सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ l इन दिस इक्वेशन वी गेट v इक्वल टू 1.8 मीटर पर सेकेंड। Question 32. A crate of mass m falls from a height h onto end of a platform as shown. The spring is initially unstressed and mass of the platform can be neglected. Assuming there is no loss of energy, the maximum elongation of the spring is. तो हमने यहाँ से इस मास को ड्रॉप करा है, तो जैसे ही यहाँ पे ड्रॉप करेंगे तो ये प्लेटफॉर्म पे आके गिरेगा, तो ये प्लेटफॉर्म कुछ ऐसा हो जाएगा बच्चों, राइट। तो हमें बताना है कि मैक्सिमम स्प्रिंग कितना इलोंगेट होगा। जैसे ही जो प्लेटफॉर्म है वो इस तरह से बेंड होगा तो ये जो स्प्रिंग लगा हुआ है ये खिंचेगा, तो मैक्सिमम कितना खिंचेगा वो बताना है। तो लेट से मैक्सिमम जो स्प्रिंग खिंचा वो x है। x खिंचने के बाद क्या होगा कि ये जो मास है इस समय, जब स्प्रिंग मैक्सिमम इलोंगेटेड होगा तो मास की इस समय इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी 0। ठीक है, तो मुझे समझ आ रहा है कि अगर स्प्रिंग x खिंचा है तो यहाँ से प्लेटफॉर्म भी x नीचे आया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मास की फाइनल स्पीड 0 रही होगी। तो हम ऐसा करते हैं, हम टोटल एनर्जी को कंजर्व कर देते हैं इनिशियल सिचुएशन में जब मास h हाइट पे है, और फाइनल सिचुएशन में जब हमारा प्लेटफॉर्म ऐसे नीचे बेंड हो गया है और स्प्रिंग x इलोंगेट हो गया है। तो टोटल एनर्जी इनिशियली इज़ इक्वल टू टोटल एनर्जी फाइनल। टोटल एनर्जी इनिशियल इज़ mgh। टोटल एनर्जी इनिशियल mgh कैसे लिखी, हम इसको रेफरेंस लेवल ले लेते हैं। अगर ये हमारा रेफरेंस लेवल है तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली मास की आएगी mgh। ठीक है, और क्योंकि यहाँ से रिलीज़ करा है तो काइनेटिक 0 है, स्प्रिंग के अंदर स्टोर पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली 0 है। टोटल एनर्जी जो फाइनल है वो हमारे पास मास की बनेगी बच्चों, टोटल एनर्जी फाइनल, क्योंकि मास x डिस्टेंस नीचे आ गया रेफरेंस लेवल से, क्योंकि मास x डिस्टेंस नीचे आया है रेफरेंस लेवल से, तो इस मास की बनेगी माइनस mgx, और क्योंकि स्प्रिंग जो है वो x इलोंगेट हो गया तो उसकी बनेगी हाफ kx², और फाइनल स्पीड तो मास की 0 ही होगी मैक्सिमम इलोंगेशन वाले केस में, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बनेगी 0। तो टोटल एनर्जी इक्वेट कर लेते हैं दोनों तरफ। तो यहाँ से सॉल्व करके हमारा कुछ इस तरह का इक्वेशन बनता है बच्चों। जब हम यहाँ पे वैल्यू डालते हैं तो इक्वेशन हमारी कुछ इस फॉर्मेट की बनती है, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके हम रूट्स निकाल सकते हैं। तो इसका जो रूट आएगा वो ये आ जाएगा mg प्लस ये वाला जो आएगा पूरा आंसर अपना आ जाएगा। दिस विल बी द फाइनल आंसर।
Question 33. Two blocks are connected by a string as shown in the figure. If coefficient of friction between the upper block and the surface is mu, the blocks are released from rest. Their common speed after they move a distance L. तो देखो जैसे ही आप इसको रिलीज़ करोगे तो M2 वाला मास नीचे आएगा. जब M2 वाला मास नीचे आएगा तो M1 वाले मास पे फ्रिक्शन लगेगा जो कि पीछे की तरफ लगेगा, क्योंकि M2 नीचे आएगा तो M1 की इस तरफ मूव करने की टेंडेंसी होगी, तो फ्रिक्शन इस पे पीछे की तरफ लगेगा. तो हमें बताना है जब दोनों ही मासिस L डिस्टेंस मूव कर जाते हैं तब हमारा स्पीड दोनों मासिस का कितना होगा. तो देखो अगर M2 वाला मास L नीचे गया तो इट इज़ अंडरस्टूड कि M1 वाला मास L आगे जाएगा, सेम ही डिस्टेंस वो आगे मूव करा होगा. तो स्पीड भी इस समय जो इनकी होगी वो सेम होगी, राइट. तो किसी एक मास की स्पीड बता दीजिए, स्पीड भी जो इस समय दोनों की पहुंचेगी वो सेम होगी. तो बच्चों हमें ये पता है कि जो एक्सेलरेशन होगा सेम एक्सेलरेशन से मासेस मूव करेंगे इस केस में. तो हम एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं. जैसे M1 वाले मास की एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं, दोनों की सेम ही आएगी, और उससे थर्ड इक्वेशन लगा के उसकी स्पीड निकाल लेंगे. तो एक्सेलरेशन हम शॉर्ट ट्रिक से लिख सकते हैं कि जो फोर्स लग रहा है वो इस तरफ M2G लग रहा है सिस्टम पे, और इस तरफ फ्रिक्शन का फोर्स लगेगा माइनस म्यू mg. तो नेट फोर्स अपॉन टोटल मास ऑफ द सिस्टम जो हमारा शॉर्ट ट्रिक रहता है, इससे हमारा एक्सेलरेशन कुछ ऐसा बन जाएगा. अब जो 1 kg वाला मास है जो M1 है बेसिकली, जो M1 है हम उसकी स्पीड पे कमेंट कर लेते हैं. ठीक है जी, स्पीड तो दोनों की सेम होगी तो हम M1 वाले पे कमेंट कर लेते हैं. तो वी कैन जस्ट अप्लाई थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. तो इसमें हमें v की वैल्यू निकालनी है बच्चों. इसमें हमें u इनिशियल स्पीड 0 दे रखा है, एक्सेलरेशन हम निकाल चुके हैं और डिस्टेंस हमें पता है कि मूव्ड l है. तो सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ओवर हेयर, सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट विच इज़ l, तो विल जस्ट फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ स्पीड जो दोनों के लिए सेम ही रहेगी, वो कुछ ऐसी आ जाएगी. Question 34. A 1 kg block is situated on a rough incline, is connected to a spring of spring constant 100 as shown. The block is released from rest with spring in the unstressed position. The block moves 10 cm down the incline before coming to rest. Find the coefficient of friction between the block and the incline, assuming that the spring has negligible mass and pulley is frictionless. तो बच्चों जैसे ही हम इस 1 kg को रिलीज़ करते हैं तो ऐसा बोला है कि 1 kg 10 सेंटीमीटर नीचे आ जाता है, राइट, बिफोर कमिंग टू रेस्ट. यहाँ पे आके इसकी फ़ाइनल वेलोसिटी जो है इसने बोली है कि 0 हो जाती है. तो ऐसा बोला गया कि ये 10 सेंटीमीटर नीचे आ जाता है और इसकी फ़ाइनल वेलोसिटी यहाँ पे 0 हो जाती है. तो हमें बताना क्या है, हमें बताना है फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द इंक्लाइन, एंड वी हैव टू ऑल्सो find the coefficient of friction between the block and the incline, and spring हमें negligible mass का mentioned है. तो ठीक है, हम इसमें वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज़ करेंगे, और फ्रिक्शन mentioned है तो हम टोटल एनर्जी को कंजर्व नहीं कर पाएंगे, राइट. तो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. इसमें कौन कौन सी फोर्सेस सिस्टम के अंदर मौजूद हैं. टेंशन का फोर्स एक हमें दिखेगा, एक नॉर्मल फोर्स जो ब्लॉक पे लगेगा वो दिखेगा, फ्रिक्शन का फोर्स दिखेगा, mg फोर्स दिखेगा, स्प्रिंग फोर्स इन्वॉल्व होगा. दैट शुड बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम. तो ब्लॉक की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी ब्लॉक रेस्ट पे आया है तो 0 है. बच्चों इसमें देखने वाली बात ये होगी कि जो टेंशन का वर्क डन है वो 0 आएगा, क्योंकि टेंशन अगर हम देखें स्प्रिंग के इस पॉइंट पे, स्प्रिंग पे इस पॉइंट पे टेंशन जो लग रहा होगा वो इस तरफ लग रहा होगा, और अगर 10 सेंटीमीटर ब्लॉक नीचे गया है तो ये 1 वाला पॉइंट भी 10 सेंटीमीटर आगे की तरफ किसका होगा. तो इस पे पॉजिटिव वर्क करेगा टेंशन, राइट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से. और ब्लॉक पे जो टेंशन लग रही है वो क्लियरली यू कैन सी कि ब्लॉक पे टेंशन ऊपर लगेगा और उसका डिस्प्लेसमेंट ब्लॉक का नीचे है, तो इस पे टेंशन का वर्क डन ब्लॉक पे नेगेटिव आएगा. तो ओवरऑल वर्क डन हमें लिखना है. टेंशन का वर्क डन स्प्रिंग वाले केस में पॉजिटिव है और दूसरे केस में अपना नेगेटिव है ब्लॉक वाले केस में. तो ओवरऑल वर्क डन टेंशन का सिस्टम के अंदर 0 है. जितना उधर पॉजिटिव आएगा उतना ही इधर नेगेटिव आएगा. तो वर्क डन बाय टेंशन इज़ इक्वल टू 0. नॉर्मल फोर्स परपेंडिकुलर है, वर्क डन 0. फ्रिक्शन का वर्क आएगा, mg का वर्क आएगा, स्प्रिंग फोर्स का भी वर्क आएगा.
तो उसका वैल्यू आप सब्सटीट्यूट करेंगे। फ्रिक्शन का वर्क डन माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट, एम जी का वर्क डन एम जी साइन थीटा नीचे लग रहा होगा, और इसका डिस्प्लेसमेंट ब्लॉक का नीचे की तरफ ही हो रहा है, तो जिस तरफ फोर्स है उसी तरफ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, पॉजिटिव वर्क आएगा। तो दिस विल बी एम जी साइन थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट। एंड स्प्रिंग हम एक्स खींच रहे हैं, तो स्प्रिंग का जो वर्क आएगा वो माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर आएगा, क्योंकि स्प्रिंग जो है वो खींचेगा, तो स्प्रिंग का वर्क डन नेगेटिव आ जाएगा। अगर आप वन वाला पॉइंट देखो तो वन वाला पॉइंट मूव इस तरफ कर रहा है, बट जो स्प्रिंग की फोर्स लगेगी वो इस तरफ जनरेट होगी, नेगेटिव वर्क आएगा उसका। तो ये तीनों फोर्सेस का वर्क डन मिला के इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विच इज़ 0। तो सॉल्विंग फ्रॉम हेयर वी गेट द वैल्यू ऑफ म्यू विच इज़ 1/8। Question 35. The graph between the resistive force F acting on a body and the distance covered by the body is shown. The mass of the body is 25 kg and the velocity is 2 meter per second. When the distance covered by the body is 4 meter, its kinetic energy would be. हम बताना है काइनेटिक एनर्जी इसकी कितनी पहुंचेगी जब ये डिस्टेंस मूव 4 मीटर के अबाउट होगा, राइट। तो हमें एक चीज़ मैंशन है कि जो फोर्स है वो रेजिस्टिव फोर्स है एक्टिंग ऑन ए बॉडी, द फोर्स इज़ रेजिस्टिव इन नेचर। तो रेजिस्टिव फोर्स का मतलब ये है कि जिस तरफ ब्लॉक मूव कर रहा है जो फोर्स है वो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है, राइट। तो ऑब्वियस ही बात है बच्चों, जो इसका वर्क डन आएगा फोर्स का वो नेगेटिव आएगा, राइट। तो वर्क डन हमारा नेगेटिव बनेगा। तो वर्क डन कितना बनेगा वो हम निकाल लेते हैं, जो हमें एफ एक्स ग्राफ दे रखा है उससे आ जाएगा वर्क डन कितना बनेगा, बट वो नेगेटिव साइन हमें खुद से लगाना होगा बिकॉज इट इज़ क्लियरली मैंशन दैट द फोर्स इज़ रेजिस्टिव, तो नेगेटिव वर्क होगा, राइट। तो एरिया से हम वर्क निकाल लेंगे बच्चों, इसका एरिया ट्रायंगल का हाफ बेस इनटू हाइट से आ जाएगा, तो हमारा इसका वर्क आ जाएगा इसका। तो वर्क डन शुड बी इक्वल टू हाफ बेस इनटू हाइट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन वैसे 40 आया, तो नेगेटिव साइन हम इसमें खुद से लगा लेंगे, -40 आ जाएगा वर्क डन, दैट इज़ इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी विल बी -40 प्लस KI। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हमें मैंशनड है क्योंकि इनिशियल स्पीड मैंशनड है, तो हाफ mv² से हम इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी लिख लेंगे। यहाँ से सॉल्व करके हमारा फाइनल काइनेटिक एनर्जी 10 जूल आ जाता है। इसमें नोटिस करने वाली बात ये थी बच्चों कि एरिया से वर्क आ जाएगा, पर वर्क के आगे आपको नेगेटिव साइन खुद से लगाना होगा इसमें, क्योंकि फोर्स रेजिस्टिव है। Question number 36. A bob hangs from a rigid support by an inextensible string of length L. If it is displaced through a distance L, keeping the string straight and then release the speed of the bob at the lowest position. तो यहाँ से हमने इस बॉब को रिलीज़ करा, और जब ये स्ट्रेट हो जाएगा तो इसकी स्पीड कितनी पहुँचेगी ये हमें बताना है। तो ये डायमेंशन हमें L दे रखी है, ये डायमेंशन L है, ये डायमेंशन L है, तो इट विल फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो बच्चों इस केस में हम एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं। तो हम इनिशियल सिचुएशन में टोटल एनर्जी लिख लेंगे, फाइनल सिचुएशन में टोटल एनर्जी लिख लेंगे और इक्वेट कर लेंगे, ठीक है। इनिशियल सिचुएशन में टोटल एनर्जी होगी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। तो पोटेंशियल निकालने के लिए हम इस डायग्राम पे आएंगे। जैसे इनिशियल स्टेट में यहाँ पे है मास और क्लियरली इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो ये 60 डिग्री एंगल है, और ये लंबाई टोटल L है, ये लंबाई टोटल L है। तो हम ये निकाल सकते हैं, ये अपना L cos 60 आएगा, यानी L/2 आएगा। तो जिस मास की हाइट बनेगी ग्राउंड से वो ये वाली बनेगी, दिस विल बी L - L/2, दिस विल बी L/2, राइट। ये हाइट है मास की फ्रॉम द ग्राउंड, तो इट विल बी mg × h, h की वैल्यू L/2। जब ये मीन पोजीशन पे आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी तो 0 हो जाएगी, और जो काइनेटिक एनर्जी है वो हाफ mv² होगी। तो यहाँ से इक्वेट करके हम स्पीड की वैल्यू निकाल सकते हैं, विच कम्स आउट टू बी √gl, ठीक है। तो इट इज़ अ सिंपल प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग एनर्जी कंजर्वेशन। Question number 37. A block of mass m is attached to two unstressed springs of spring constant K1 and K2 as shown. The block is displaced towards right through a distance x and is released. Find the speed of the block as it passes through the mean position. तो हमने इस ब्लॉक को बच्चों
राइट की तरफ डिस्प्लेस किया है, तो जब आप राइट की तरफ डिस्प्लेस करोगे तो 1 वाला स्प्रिंग खिंच जाएगा और 2 वाला स्प्रिंग कंप्रेस होगा। लेट से हमने इसको x डिस्प्लेस करा तो दोनों में चेंज इन लेंथ जो आएगा वो x के बराबर आएगा। तो ये सिचुएशन है इनिशियली जब हम इसको राइट की तरफ डिस्प्लेस करेंगे। अब हमें पता है कि जैसे ही हम इसको रिलीज़ करेंगे तो इस पर 1 वाले स्प्रिंग का फोर्स भी इधर लगेगा, 2 वाले का भी इधर लगेगा, एंड इट विल स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स द लेफ़्ट। तो कह रहा है जब ये अपनी मीन पोजीशन को क्रॉस करेगा तो इसकी स्पीड कितनी होगी, राइट। तो स्पीड हम बच्चों एनर्जी कंजर्वेशन से निकाल सकते हैं। हम इनिशियल सिचुएशन और फाइनल सिचुएशन में, ये हमारी इनिशियल सिचुएशन है और ये हमारी फाइनल सिचुएशन है जब ये मीन को क्रॉस कर रहा है, इसमें टोटल एनर्जी को कंजर्व कर लेते हैं। तो इक्वेट राइटिंग टोटल एनर्जी इन द इनिशियल सिचुएशन इट विल बी हाफ k1 एक्स स्क्वायर, ये 1 वाले के अंदर एनर्जी, हाफ k2 एक्स स्क्वायर, ये 2 वाले के अंदर स्प्रिंग के अंदर एनर्जी, प्लस काइनेटिक एनर्जी जो इनिशियली ज़ीरो ही हो जाएगी। और जब मीन पे आएगा ब्लॉक तो हाफ mv स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी होगी। जब मीन पे होगा बच्चों ब्लॉक तो ना तो स्प्रिंग 1 खिंचा हुआ होगा ना स्प्रिंग 2 खिंचा हुआ होगा, दोनों में कोई भी एक्सपेंशन या कंप्रेशन नहीं होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी दोनों में ज़ीरो है। तो डायरेक्टली वी कैन इक्वेट दिस टोटल एनर्जी एंड वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ v विच कम्स आउट टू बी दिस। So this is the final answer. Question 38. A body of mass m dropped from a certain height strikes a light vertical spring of stiffness constant k. The height of fall before touching the spring if the maximum compression of the spring is equal to 3 mg by k. तो हमें मैक्सिमम कंप्रेशन का वैल्यू दे दिया और हमें हाइट जहाँ से ये बॉडी को ड्रॉप किया गया है वो बताना होगा। तो डायग्राम कुछ ऐसी होगी बच्चों। स्प्रिंग है, ये मान लो नेचुरल लेंथ में है इनिशियली और इसको हमने एच हाइट से रिलीज़ करा है, ठीक है। तो मान लो इसकी मैक्सिमम कंप्रेशन हमने एक्स ले ली जिसकी वैल्यू हमें दे रखी है, राइट। हमें ये चीज़ पता है कि मैक्सिमम कंप्रेशन पे स्पीड जो है वो ब्लॉक की जो हमने ड्रॉप किया उसकी ज़ीरो होगी, राइट। जो मैक्सिमम कंप्रेशन वाली स्टेट है उसमें मैंने पोटेंशियल एनर्जी को ज़ीरो डिफाइन किया है बच्चों। तो हम इसको भी टोटल एनर्जी से कर सकते हैं सवाल को सॉल्व। तो इनिशियल टोटल एनर्जीज इफ़ दिस इज़ द रेफरेंस लेवल एंड द कंप्रेशन इज़ इक्वल टू एक्स, तो इनिशियली मास की जो हाइट है वो h प्लस एक्स हो जाएगी। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी विल बी mgh प्लस एक्स, राइट। काइनेटिक एनर्जी इनिशियली ज़ीरो है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी ये टोटल एनर्जी आ जाएगी। और जब हमारा मास फाइनली कंप्रेस होकर यहाँ आ गया, ठीक है जी, तो इसकी स्पीड ज़ीरो हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशन वाली भी ज़ीरो हो जाएगी। स्प्रिंग के अंदर इस समय कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी, वो हाफ के एक्स स्क्वायर के बराबर होगी, राइट। तो फाइनल सिचुएशन में हमारी जो एनर्जीज़ हैं उसमें क्या क्या बनेगा, तो हाफ के एक्स स्क्वायर बनेगा और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो बनेगा, काइनेटिक एनर्जी भी ज़ीरो बनेगा, ठीक है। एक्स की वैल्यू हमें सवाल में दे रखी है, सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन द इक्वेशन एंड वी हैव टू ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ हाइट। तो सॉल्व करके यहाँ से बच्चों ये वैल्यू आ जाती है 3 mg/2 की। Question 39. In the figure, a ball A is released from rest when the spring is at its natural length. If the block B of mass m is to leave contact with the ground at some stage, find the minimum mass of A. हमें निकालना है मिनिमम मास ए का कितना लगाएं ताकि ब्लॉक भी कांटेक्ट लूज़ कर दे। मिनिमम मास, इस पे थोड़ा ज़ोर देना पड़ेगा अपने को। तो हमें ये पता है कि जो स्प्रिंग लगा हुआ है ब्लॉक बी के साथ, जो स्प्रिंग लगा हुआ है ये मैक्सिमम फोर्स स्प्रिंग तब एग्जर्ट करेगा जब हमारा जो बॉल है ये अपनी लोएस्ट पोजीशन पे होगा, ठीक है। जितना ये नीचे होगा उतना ज़्यादा स्प्रिंग खींचेगा और जितना ज़्यादा स्प्रिंग खींचेगा उतना ही स्प्रिंग के अंदर के एक्स फोर्स जनरेट होगा, तो मैक्सिमम फोर्स एग्जर्ट हो रहा होगा, राइट। तो हम तो उसी सिचुएशन के कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्व करेंगे कि ये जो बॉल ए है ये अपनी लोएस्ट पोजीशन पे आ जाए और उस समय ये ब्लॉक उठे भी, राइट। तो स्प्रिंग विल एक्सर्ट मैक्सिमम फोर्स व्हेन द बॉल इज एट इट्स लोएस्ट पोजीशन। तो लेट्स से एक्स डिस्टेंस मूव करने के बाद बॉल अपनी लोएस्ट पोजीशन पे आ जाती है, ठीक है जी। लोएस्ट पोजीशन का मतलब ये हो गया कि वहाँ पे इसकी जो स्पीड है बॉल की वो ज़ीरो हो जाएगी,
राइट। तो लेट से जो इसकी जो लोएस्ट पोजीशन है, इस लोएस्ट पोजीशन पे बॉल ए की मैं रेफरेंस पोटेंशियल एनर्जी का ले रहा हूँ, पोटेंशियल एनर्जी को 0 डिफाइन कर रहा हूँ, और ये डिस्टेंस जो यहाँ से चल के यहाँ तक पहुँची है उसको मैं x डिफाइन कर रहा हूँ, राइट। इनिशियली मैंने इस बॉल को रिलीज़ करा है तो इनिशियल स्पीड इसकी 0 है, राइट। तो फाइनल स्पीड भी 0 है बॉल की और इनिशियल स्पीड भी 0 है, और रेफरेंस लेवल भी मैं ये वाली स्टेट को ले रहा हूँ, फाइनल वाली स्टेट को, राइट। तो टोटल एनर्जी को इक्वेट करके हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं कि भाई मैक्सिमम नीचे बॉल ए कितना आएगा। तो इनिशियली टोटल एनर्जी इज़ 0 एंड टोटल एनर्जी जो हमारी काइनेटिक वाली है वो 0 है, और पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली कुछ आएगी क्योंकि रेफरेंस लेवल से x हाइट ऊपर है मास m, तो पोटेंशियल एनर्जी प्लस mgx बन जाएगी। फाइनल केस में हमारी काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी हाफ kx² हो जाएगी बिकॉज स्प्रिंग इस समय फाइनल केस में हमारा x खिंचा हुआ है। तो सॉल्व करके सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के सम को इक्वेट करके हम x की वैल्यू निकालते हैं 2mg/k, राइट। अब हमें पता है कि यार जो एक्सपेंशन है वो पता लग गई, और इस एक्सपेंशन के कारण जो हमारा ब्लॉक बी है वो लिफ्ट होना चाहिए। तो फॉर ब्लॉक बी टू लिफ्ट, तो ब्लॉक बी का अगर आप ऑब्ज़र्व करो बच्चों तो उस पर एक फ़ोर्स लग रहा है kx इस समय, और एक फ़ोर्स लग रहा है mg। तो अगर इसको लिफ्ट करना है तो kx mg के बराबर होना चाहिए, जस्ट लिफ्टिंग स्टार्ट हो जाएगी तब x की वैल्यू हमने जो निकाली वो सब्स्टिट्यूट करी, यहाँ से कैपिटल M की वैल्यू की टर्म में स्मॉल m आ जाएगा m/2। Question 40. A massless platform is kept on a light elastic string as shown. When a particle of 0.1 kg is dropped on the pan from a height of 0.24 meter, the particle strikes the pan and the spring compresses by 0.01 meter. For what height should the particle be dropped to cause a compression of 0.01? तो सवाल ये बोल रहा है कि जब हम 0.24 मीटर हाइट से ड्रॉप करते हैं तो हमारा कंप्रेशन आता है 0.01। तो अगर हम 0.04 का कंप्रेशन चाहते हैं तो हम कितनी हाइट से ड्रॉप करें, राइट। सवाल ये है। तो हम ऐसा करते हैं, पहले वाले केस में जो डाटा दे रखा है उसको यूज़ करके हम स्प्रिंग कांस्टेंट निकालते हैं। तो पहले वाले केस में हमें कुछ ऐसा दे रखा है कि h हाइट से इसको ड्रॉप किया है मास m को, और इसमें कंप्रेशन जो है वो 0.01 का ऑब्जर्व हो रहा है। तो हम टोटल एनर्जी को कंजर्व करते हैं, वहाँ से k की वैल्यू निकालते हैं। तो इनिशियल सिचुएशन में टोटल एनर्जी लिखेंगे, मैं रेफरेंस इसी को ले रहा हूँ, पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस ये वाली कॉन्फ़िगरेशन में पोटेंशियल एनर्जी को 0 बोल रहा हूँ। लेट्स से दिस इज़ द रेफरेंस लेवल फॉर पोटेंशियल एनर्जी। तो विल गेट द इक्वेशन mg/g+x। इनिशियल स्टेट में सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी रहेगी, रिलीज़ करा तो काइनेटिक एनर्जी 0 रहेगी। फाइनल स्टेट में मास रेस्ट पे आ जाएगा, तो मास की काइनेटिक एनर्जी फाइनल वाले में 0 हो जाएगी, और मास की पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल भी 0 हो जाएगी, और स्प्रिंग क्योंकि इस समय कंप्रेस्ड है x, तो उसके अंदर हाफ kx² की एनर्जी आएगी। तो सारी वैल्यूज़ डालने के बाद यहाँ पे k की वैल्यू आ जाती है 5000 न्यूटन पर मीटर। अब इस k की वैल्यू को हमें सेकंड केस में यूज़ करना है। तो सेकंड केस में कह रहा है कितनी हाइट से ड्रॉप करें कि कंप्रेशन हमारा इतना आ जाए। तो देखो इक्वेशन तो एज इट इज़ यही वाली बन जाएगी, राइट। इक्वेशन एग्जैक्टली यही वाली बन जाएगी, बस इसमें k की वैल्यू आप पुट कर दोगे जो आपने निकाली है, और कंप्रेशन जो अब आपको चाहिए वो 0.04 का है। k डाल दिया और कंप्रेशन डाल दिया, और h हमें निकालना है। तो यहाँ से सॉल्व करके हमारी h की वैल्यू आती है, दिस कम्स आउट टू बी 3.46 मीटर्स। Question 41. A body of mass 50 kg starts from rest and slides down a smooth incline. Find the force P applied at an angle 30 degree to the inclined plane so that a body attains a velocity of 10 मीटर पर सेकेंड आफ्टर स्लाइडिंग अ डिस्टेंस ऑफ 7 मीटर्स। तो 7 मीटर खिसकने के बाद कह रहा है कि अंडर द इम्पैक्ट ऑफ दिस फोर्स 7 मीटर खिसकने के बाद इस ब्लॉक की जो वेलोसिटी पहुंचनी चाहिए वो 10 मीटर पर सेकेंड पहुंचनी चाहिए 7 मीटर खिसकने के बाद, ठीक है। तो बताओ फोर्स जो P है जो उसने नाम दिया है वो कितनी लगाई गई होगी। तो हमें ऐसा मैंशनड है कि स्मूथ इंक्लाइन प्लेन है। हम ऐसा करते हैं, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज़ करते हैं। तो हमें पता है कि इस केस में जब ब्लॉक मूव करेगा तो नॉर्मल का वर्क डन नहीं आएगा, ग्रेविटी का वर्क डन आएगा एक तो,
और एक जो आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो उसका वर्क डन आएगा, राइट। तो दोनों का वर्क डन जोड़ के चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर करते हैं। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 है, फाइनल स्पीड मेंशन है, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हमें पता है। तो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस में अप्लाइड फोर्स का वर्क डन कैसे आएगा? अप्लाइड फोर्स ऐसे लग रही है, एफ डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है और ये एंगल 30 डिग्री है, तो एफ एस कॉस थीटा एस का वैल्यू हमें मैंशनड है, ठीक है। ये अप्लाइड फोर्स का वर्क डन आ गया। एम जी का वर्क डन, एम जी इस तरफ लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी इसी तरफ हो रहा है, तो एम जी का कंपोनेंट जो इस तरफ लग रहा है दैट इज़ एम जी साइन थीटा, तो एम जी साइन थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट, यही कंपोनेंट एम जी का वर्क करेगा, तो इट विल बी एम जी साइन थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का वर्क डन, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी में हाफ एम वी स्क्वायर में वैल्यू डाली, ठीक है। तो यहाँ से सॉल्व करके हमारा एफ का आंसर आ जाता है 129.6 न्यूटन्स।